कुछ हम लोग अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे स्पेशली फॉर द जेई एडवांस। तो हमने एक मैकेनिक्स का प्रॉब्लम लिया है टू बॉडी ऑसिलेशन से रिलेटेड। वैसे तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दो ब्लॉक हैं हमारे, m और 2m इनके मासेस हैं, और एक मासलेस स्प्रिंग इनके बीच में अटैच्ड है जो कि इनिशियली रिलैक्स्ड है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है। t इक्वल टू 0 पे इस ब्लॉक को v0 वेलोसिटी दे दी गई है, मास m है, और इस ब्लॉक को 2v0 वेलोसिटी दे दी गई है, इसका मास 2m है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं और आप सबने किए भी हैं, मैं उन क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैक्सिमम बनता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन बनता है, कितना होगा। दो क्वेश्चन सबसे अच्छे बनते हैं मेरी नज़रों में। एक तो अगर मैं इन दोनों बॉडी का टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करवाऊं, मैंने कहा ब्लॉक ए और बी का टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ग्राउंड के रिलेटिव में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो तो हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि मैं ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी पूछ सकता हूं ग्राउंड के रिलेटिव में, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये एक टू बॉडी ऑसिलेशन का प्रॉब्लम है, एक टू बॉडी ऑसिलेशन है ये। तो टू बॉडी ऑसिलेशन में यार क्या होता है, ये हम जानते हैं कि बॉडीज जो होती हैं वो SHM करती हैं किसके रिलेटिव में, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में SHM करती है हमारी बॉडी। तो इस प्रॉब्लम को हम सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में जाके जनरली काफ़ी हद तक कैलकुलेशन करते हैं। फिर अगर हमें थोड़ा सा ग्राउंड के रिलेटिव में कैलकुलेशन करना है तो हम ग्राउंड के फ्रेम में देन कुछ बेसिक रिजल्ट यूज़ करते हैं रिलेटिव मोशन के, देन ग्राउंड के रिलेटिव में कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ऐसे अगर आप ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे किसी इंडिविजुअल बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है, तो इस स्प्रिंग का एलोंगेशन या जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। तो आप ना ये कह सकते हो कि इंडिविजुअल ब्लॉक यूनिफॉर्म मोशन करेगा, ना ही आप ये कह सकते हो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। तो डायरेक्टली ग्राउंड के रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी या इसका डिस्प्लेसमेंट ये लिखना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम में ध्यान दीजिए, अगर किसी भी ब्लॉक की वेलोसिटी, मान लीजिए ए की वेलोसिटी हमें ग्राउंड के रिलेटिव में लिखनी है, तो हम अप्रोच जो हमारी होगी वो ये होगी कि हम पहले कोशिश करेंगे सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में ए की वेलोसिटी निकालेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड के रिलेटिव में वेलोसिटी ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, देन हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड करेंगे। आप देखेंगे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी या जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस प्रॉब्लम में हमारे लिए कैलकुलेट करना काफी आसान है, ठीक है, वो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में जो कैलकुलेशन होंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन होंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करें कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये आएगी बेटा m इंटू वी नॉट प्लस 4m इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई मास जो आएगा टोटल 3m, तो इट इज 5v नॉट बाई 3। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानूंगा तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो यू कैन से कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा ग्राउंड के रिलेटिव में वो एक यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट लिखना हो ग्राउंड के रिलेटिव में, तो यू कैन राइट 5v नॉट बाई 3 इंटू टी, ठीक है। ये आप सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिलेटिव में लिख सकते हैं। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखूं विद रिस्पेक्ट टू
सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर हम देखें सिस्टम को तो कैसा दिखेगा हमको, ये इस बॉडी को हम देख रहे हैं, ये स्प्रिंग है और इनिशियली अभी स्प्रिंग रिलैक्स्ड है हमारी। तो अगर मैं एक ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे बिठा देता हूं, वो इस ब्लॉक को जब देखेगा तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी दिखाई पड़ेगी। तो ग्राउंड के रिलेटिव में v नॉट है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं 5v नॉट बाई 3 है। तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में अगर निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी घटाएंगे, आप सभी जानते हैं, तो ये 5v नॉट बाई 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर की तरफ नेट वेलोसिटी आएगी, ये सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में आएगी 2v नॉट बाई 3, ठीक है, 2v नॉट बाई 3 वेलोसिटी आएगी। सिमिलरली इसकी जो वेलोसिटी आएगी, इसकी 2v नॉट है इस डायरेक्शन में और 5v नॉट बाई 3 जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में वेलोसिटी निकालने के लिए, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी v नॉट बाई 3। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा 0 होता है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इतना करने के बाद इसका मोमेंटम m इंटू 2v नॉट बाई 3 है नेगेटिव डायरेक्शन में और इसका 2mv नॉट बाई 3 है पॉजिटिव डायरेक्शन में। यू कैन सी द नेट मोमेंटम इज 0। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन अभी तक सही है या गलत है। अब देखिए सेंटर ऑफ मास आपका स्टेशनरी है और ये दोनों ब्लॉक इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। ओके, तो आप सब जानते हैं कि दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, एम्पलीट्यूड मासेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक इधर की तरफ आ रहा है और अभी दोनों की सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी 2v नॉट बाई 3 है और इसकी वेलोसिटी v नॉट बाई 3 है और स्प्रिंग रिलैक्स्ड है क्योंकि हमने इसी इंस्टेंट को t इक्वल टू 0 को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और चूंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 है तो एक इनर्शियल फ्रेम है, देयर विल बी नो सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक्स रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। तो आप ये कह सकते हो कि इस सिचुएशन में दोनों ब्लॉक पे अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, 0 फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे हैं, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मीन पोजीशन पे हैं। ये इधर तक आएगा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा। मैं अभी एम्पलीट्यूड के कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा रहा हूं, जो मेन कैलकुलेशन है उस पर मैं फोकस्ड हूं। तो ये इसका एम्पलीट्यूड A1 होगा, दोनों इस तरह से आएंगे, फिर ऐसे वापस आएंगे, फिर यहाँ एक्सट्रीम तक आएंगे, देन ऐसे आएंगे, ये एक ऑसिलेशन होगा। तो डेफिनेटली दोनों में पाई का फेज डिफरेंस होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, आप सभी लोग ये बात जानते होंगे। तो चलिए, हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन हमारा मुद्दा है, तो हमें सबसे पहले एम्पलीट्यूड चाहिए। चलो एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि ये बॉडी पे नेट फोर्स अभी 0 लग रहे हैं, तो ये जो भी वेलोसिटी आप देख रहे हैं रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, ये मीन पोजीशन पे वेलोसिटी है बेटा, मीन पोजीशन पे। और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी बहुत आसानी से लिख सकते हो, तो जो 2v नॉट बाई 3 है ये मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और उसे आप a ओमेगा, तो a1 मान लेते हैं, इसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है टू बॉडी ऑसिलेशन की रूट k बाई म्यू, म्यू रिड्यूस मास होता है, तो यहां पे म्यू की वैल्यू 2m बाई 3 आएगी, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो k अपॉन 2m बाई 3 ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी। इसको यहां पुट कर देंगे तो आप a1 कैलकुलेट कर ले जाएंगे 2v नॉट बाई 3 अपॉन ओमेगा, तो ये आएगा 1 अपॉन ओमेगा करेंगे तो अंडर रूट 2m डिवाइडेड बाई 3 के। सिमिलरली बेटा इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे v नॉट बाई 3 है, तो v नॉट बाई 3 को आप कैलकुलेट लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, a2 ओमेगा। लेट इसका एम्पलीट्यूड a2 है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी, तो यहां से आप एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं v नॉट बाई 3 ओमेगा और 1 बाई ओमेगा लिख सकते हैं अंडर रूट 2m बाई 3 के। तो इस तरह से आप एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में इसका डिस्प्लेसमेंट लिखूं कि ये कितना सेंटर ऑफ मास से देखने पे ये बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है, तो आप देख सकते हैं ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे है t इक्वल टू 0 पे और लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो मीन पोजीशन पे है, t इक्वल टू 0 पे लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका जो इनिशियल फेस होगा वो डेफिनेटली पाई होगा। और ये मीन पोजीशन पे है, राइट डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका जो इनिशियल फेस होगा वो 0 होगा। तो अगर मुझे ये लिखना हो डिस्प्लेसमेंट देखिए एसएचएम की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस x1। अगर मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं है
तो इक्वेशन हम लिखते हैं x माइनस x1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पे x माइनस x1 जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो मेन पोजीशन से डिस्प्लेस, तो यहां पे आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में जो टी टाइम पे बॉडी डिस्प्लेस होगी वो एक्चुअली मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा। तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में मैं ऐसे लिख सकता हूं सेंटर ऑफ डेल्टा एक्स, ए का डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में जो होगा वो आपका होगा ये x माइनस x1 डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो होगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। सिमिलरली b का डिस्प्लेसमेंट अगर सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में लिखना है तो वो होगा a2 साइन ओमेगा टी, बिकॉज का इनिशियल फेज 0 होगा। बट हमें ग्राउंड के रिलेटिव में डिस्प्लेसमेंट बताना है टाइम के रेफरेंस में कि ग्राउंड के रिलेटिव में बॉडी कितना डिस्प्लेस होगी। तो ग्राउंड के रिलेटिव में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में जो डिस्प्लेसमेंट है a1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड के रिलेटिव में वो ऐड कर देंगे यूजिंग सिंपल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव मोशन। तो ये 5v0/3 इंटू टी जब आप ऐड करेंगे इसमें तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। सिमिलरली a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5v0/3 इंटू टी, ये बॉडी बी का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिलेटिव में आएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को अगर आपको ग्राउंड के फ्रेम में क्वेश्चन के आंसर्स करने हो, स्पेशली टाइम के साथ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी बॉडी ए की टी टाइम पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, देन उसकी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा टाइम के फंक्शन में। हमेशा याद रखो इस प्रॉब्लम में सबसे अच्छा सवाल वही बनेगा जब हमें टाइम के रिलेशन में टाइम से रिलेट करके कैलकुलेट करने को कहेगा और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशंस करने होंगे। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपको इक्वेशंस लिख के देन ग्राउंड के फ्रेम में उसे कन्वर्ट करना होगा, और स्पेशली ऐसे सवालों में आपको एसएचएम की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और इक्वेशन लिखने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। तो ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं अच्छा सा। तो इसके अदर कैलकुलेशंस कॉमन कैलकुलेशंस हैं वो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इसमें ले रहे हैं, एक और अच्छा सा मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स में बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक कह सकते हो। तो एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, m मास है, r रेडियस है स्फीयर की, ठीक है, r रेडियस है स्फीयर की, और ये रोलिंग, प्योर रोलिंग करता हुआ आगे आ रहा है। और ये क्या करता है, ये एक फिक्स्ड आप कह सकते हो, यहां से ये जो ये प्लेटफॉर्म है ये फिक्स्ड है और ये h हाइट ऊंचा है प्लेटफॉर्म। तो ये बॉडी जब रोलिंग करते हुए आ रही तो इसका इस पॉइंट पे इंपैक्ट होता है। जब ये रोलिंग करते हुए ऐसे आ रही होगी तो इस तरह से इसका यहां पे इंपैक्ट होगा, ऐसे आप डायग्राम बना लो, इस पॉइंट पे इंपैक्ट होता है और ये रफ सरफेस है। इंपैक्ट के बाद ये बॉडी आपको बताया जा रहा है कि ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट पे ये बॉडी स्लिप नहीं कर रही। इस पॉइंट पे इंपैक्ट के जस्ट बाद ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशन करते हुए चढ़ जा रही है बॉडी इसके ऊपर, और चढ़ने के बाद फाइनली इस पे जा रही, स्लिप नहीं कर रही रास्ते में कहीं भी। तो अगर स्लिप नहीं कर रही है तो फाइनली ये रोलिंग करने लगती है, यहां पे फाइनली रोलिंग करने लगती है बेटा। तो हमें यह बताना है कि जब ये चढ़ने के बाद फाइनली रोलिंग करने लगेगी तो इसके सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यह हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो एक ये स्पेसिफिक केस कह सकते हो, एंगुलर मोमेंटम का बहुत अच्छा सवाल बनता है
सबसे पहले बेटा आपको यह देखना है कि जब कोलिजन हुआ है, इस बॉडी का यहां पे कोलिजन हुआ है, यहां पे इंपैक्ट हुआ है और इस पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं हुई है, तो ये कोई इलास्टिक कोलिजन का बिहेवियर नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। तो जनरली हमें ऐसा दिया भी नहीं है कि इलास्टिक कोलिजन है, तो आप कोलिजन के दौरान एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे ढेर जब भी ऐसे इंपैक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो टकराने के बाद ये पॉइंट यहां पे आप समझ सकते हो फिक्स हो गया थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब है कि ये इसमें इनइलास्टिक नेचर है कोलिजन में, तो ढेर सारी एनर्जी लॉस हुई होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन आप नहीं लगा सकते जस्ट बिफोर इंपैक्ट और जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। मोमेंटम के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, बिकॉज ये एक इंपल्सिव फोर्स यहां से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हम देखें तो कैसे अप्रोच करेंगे, किस तरह से इस प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये बॉडी रोलिंग करते हुए आ रही थी, ठीक है, ये बॉडी रोलिंग करते हुए आ रही थी, और जब यहां कोलाइड करता है तो एक स्टेट हम कंसीडर कर रहे हैं जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन के ठीक पहले, और एक जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ऐसे समझ लो कि जस्ट बिफोर कोलिजन में इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v नॉट होगी, और इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट की वैल्यू v नॉट डिवाइडेड बाई r होगा। ये जस्ट बिफोर इंपैक्ट है, अभी टक्कर हुई नहीं है, टक्कर के 1 माइक्रोसेकंड पहले, और टक्कर के 1 माइक्रोसेकंड बाद स्टेट क्या होगी, तो टक्कर के 1 माइक्रोसेकंड बाद ये वाला पॉइंट रेस्ट पे आ जाएगा, और इसी पॉइंट से बॉडी ऐसे उठना शुरू कर देगी। तो टक्कर के जस्ट बाद मैं मान लेता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी, टक्कर के जस्ट बाद, कोलिजन के जस्ट बाद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से बॉडी चढ़ना शुरू कर देती है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हमें ये ओमेगा 1 कैलकुलेट करना है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर ऐसे में हम एक थोड़ा सा छोटा सा अजम्पशन बच्चों यूज करते हैं। अजम्पशन ये है कि अगर आप देखेंगे कि टक्कर के दौरान फोर्सेस क्या लग रहे हैं, तो एक फोर्स इस पे mg लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन भी आप बना सकते हो, ठीक है, हालांकि ये उठने लगेगा उस वक्त नॉर्मल नहीं होगा, फिर भी अगर आप चाहो तो जस्ट बिफोर कोलिजन था बना सकते हो। और एक इंपल्सिव फोर्स यहां से लगेगा, ये एक इंपल्सिव नॉर्मल होगा, इसे मैं r बना देता हूं, इसे मैं n मान लेता हूं। तो यहां पर जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है कि जब भी इंपैक्ट होते हैं, जब भी कोलिजन होता है, तो इंपैक्ट के दौरान जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, वो इंपल्सिव नेचर के होते हैं। और इंपल्सिव फोर्सेस ऑर्डिनरी फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, उनकी तुलना में कई गुना ज्यादा होते हैं, हजारों गुना ज्यादा होते हैं। तो जब भी, कई बार आपने देखा है हम रफ सरफेस पे बॉडी कोलाइड करती है, फिर भी मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में हम कंजर्व करते हैं, हवा में बॉडी कोलाइड करती है, मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन के 2 स्टेट के बीच में ही कंजर्वेशन लगाते हैं, बिकॉज छोटा सा टाइम इंटरवल होता है इंपैक्ट का, मिली सेकेंड में कह सकते हो, और उतनी देर में ऑर्डिनरी फोर्सेस के द्वारा होने वाले जो मोमेंटम में चेंजेस होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। सिमिलरली यहां पर भी ये जो mg और नॉर्मल है, इनको आप कर कह सकते हो ये ऑर्डिनरी फोर्सेस हैं, तो इनका जो टॉर्क आएगा पी पॉइंट के अबाउट, बिकॉज देखिए सेंटर के अबाउट तो आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि आप यू कैन नॉट गारंटी कि यहां पे जो एक फ्रिक्शन भी लगेगा, यहां पे एक फ्रिक्शन भी लगेगा, तो इनका जो रिजल्टेड फोर्स होगा वो कहां से पास होगा, यू कैन नॉट गारंटी कि सेंटर से पास होगा, इनफैक्ट नहीं पास होगा। तो आप सेंटर के अबाउट तो टॉर्क आएगा, वो भी इंपल्सिव टॉर्क आएगा, जो इंपैक्ट में नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, उनका टॉर्क आएगा। लेकिन अगर मैं पी पॉइंट के अबाउट कहूं तो पी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क 0 मान सकता हूं फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। लेकिन इसमें एक अजम्पशन हमने ये यूज कर लिया कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑर्डिनरी टॉर्क था, mg का ऑर्डिनरी टॉर्क था, उसे dt टाइम इंटरवल के लिए इग्नोर कर दिया, और ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं 2 स्टेट के बीच में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूं। एक स्टेट है जस्ट बिफोर कोलिजन और दूसरी स्टेट है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो कोलिजन के पहले v नॉट था, ओमेगा नॉट था, तो पहले ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अगर बॉडी में हो रहा है तो आप पहले लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। तो p पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें लिखना है, तो पहले सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में आएगा 2/5 mr ओमेगा स्क्वायर v नॉट। v नॉट की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, सॉरी ओमेगा नॉट की वैल्यू v नॉट बाई r, ये सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में होगा, प्लस सेंटर ऑफ मास का mv नॉट, और p पॉइंट से जो लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर हाइट होगी ये वाली,
ये r माइनस एच होगी, दोनों सेम डायरेक्शन आएंगे, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है। और कोलिजन के जस्ट बाद इस ये पॉइंट चूंकि फिक्स्ड हो गया, तो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन शुरू करेगी बॉडी, तो मोमेंट ऑफ इस पॉइंट के अबाउट जो प्योर रोटेशन हो रहा है, हिंज की तरह एक्सिस काम करेगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट P, तो P पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो 7/5 mr स्क्वायर इंटू ω1। एक इक्वेशन ये बनेगी, यहां से आप कोलिजन के जस्ट बाद, अभी बॉडी ने उठना शुरू नहीं किया है, जस्ट आफ्टर कोलिजन आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। बट दिस इज नॉट योर आंसर, क्योंकि यहां के बाद अब जो एनर्जी लॉस होनी है कोलिजन में हो गई इन dt टाइम इंटरवल, अब ये ऐसे बॉडी उठेगी, उठते उठते एक बीच में बहुत सारी हाइट्स चेंज होती रहेगी, जैसे बॉडी यहां पे ऐसे थी, फिर थोड़ी देर बाद बॉडी ऐसे हो जाएगी, फिर एक स्टेट ऐसी आएगी जब बॉडी जस्ट ये इस तरह से आ जाएगी, और यहां पर आते आते जो वेलोसिटी और जो ओमेगा बॉडी अचीव कर लेगी, उसी से फर्दर आगे बढ़ना शुरू कर देगी। मतलब ये समझ लो कि इस स्टेट जो कोलिजन के जस्ट बाद वाली स्टेट है, अब मैं उसे इनिशियल स्टेट मान रहा हूं, और जब ये बॉडी यहां पे पहुंच जा रही है, इसकी वेलोसिटी v और ओमेगा है, और रोलिंग शुरू हो गई है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होल्ड करेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन की स्टेट और इस स्टेट के बीच में। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, बिकॉज कहीं पर भी यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, आप देख सकते हो, तो फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। यू कैन कंजर्व द एनर्जी नाउ, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन एनर्जी कितनी थी, तो हाफ 7/5 IP के P के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, तो 7/5 mr स्क्वायर ω1 स्क्वायर ये एनर्जी थी। और मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी, सपोज U पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, जब बॉडी ऊपर चढ़ जाएगी तो इसका सेंटर ऑफ मास h हाइट ऊपर चला जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी U प्लस mgh हो जाएगी, U कैंसिल आउट कर सकते हैं। और सॉलिड स्फीयर है, रोलिंग कर रही है, तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ऊपर, वो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को आप लिख सकते हैं v स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। इस ω1 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके यहां पुट कर देंगे, तो आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और v की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी नजरों में एक अच्छा एग्जांपल है ये एंगुलर मोमेंटम का। यहां पे आपको पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा जस्ट बिफोर इंपैक्ट और जस्ट आफ्टर इंपैक्ट की स्टेट में, देन आप एनर्जी कंजर्व करेंगे।